दोस्तों, वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में है। इसका कारण है रूलिंग पार्टी बीजेपी के द्वारा वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. जिसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिसका विरोध अपोजिशन पार्टी और मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। Talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. It's not just an attack on minorities but also on the constitution, on Article 14, Article 25, Article 26. It's a direct attack. तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है और इसको पूरी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वक्फ जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है और इसके क्या मायने हैं। वक्फ एक अरबिक शब्द है, अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है रुकना या ठहरना। दोस्तों, किसी भी वस्तु को, वो चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसको वक्फ कर देने का मतलब ये होता है कि उस वस्तु को अल्लाह की राह में दान कर देना और उस पे जो मालिकाना हक सिर्फ अल्लाह का होता है और किसी भी इंसान का उस पे हक नहीं रहता है और उससे होने वाला फ़ायदा, उससे होने वाला मुनाफा हर किसी के लिए होता है, जनहित में होता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उससे मुनाफा मिलता है, फ़ायदा होता है। दोस्तों, इसका एक वाक़या ऐसे पेश आता है कि प्रोफेट के वक्त में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उमर आते हैं और उनसे कहते हैं कि जंग खैबर में एक ज़मीन का टुकड़ा मिला है, उस ज़मीन के टुकड़े का क्या करें। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि आप इस ज़मीन के टुकड़े को अल्लाह की राह में दान कर दीजिए ताकि इससे होने वाला मुनाफा लोगों को होता रहे और इस पे किसी का भी मालिकाना हक नहीं होगा और इसका कोई मालिक नहीं होगा, इसको किसी को दूसरे को ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते हैं, इसकी ख़रीद और फ़रोख्त आप नहीं कर सकते हैं, आप इससे होने वाले मुनाफे को जनहित में लगा सकते हैं। दोस्तों, इसी तर्ज पे अल्लाह की राह में लोग अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करने लगे ताकि लोगों को इससे मुनाफा होता रहे और वक्फ करने वाले को वाकिफ़ कहा जाता है जो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहा है अल्लाह की राह में कि इसका फ़ायदा जनहित में होता रहे। और वक्फ करने की एक नीयत होती है। वक्फ करने का तरीका ये है कि आप एक नियत करते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई ज़मीन को वक्फ करना है किसी को, तो वो क्या करेगा, उसकी नीयत उसकी ये रहेगी कि हमको मदरसा बनाना है, मुझको मस्जिद बनवानी है, मुझको कब्रिस्तान के लिए देना है, या फिर किसी का एक ऐसा इंटेंशन होगा कि मान लीजिए कि स्कूल कॉलेज बनाना है, अनाथ आश्रम बनाना है, या फिर जो कोई विधवा है मुझको उनके जीवन यापन के लिए उस वक्फ के मुनाफे से, उससे पैसे से, उसके रोजगार के लिए, उसके जीवन यापन के लिए हर महीने उनको पैसा जाता रहे। दोस्तों, एक शब्द आता है मुतवल्ली का। मुतवल्ली का मतलब क्या होता है? दरअसल मुतवल्ली उसे कहते हैं जो वक्फ की गई प्रॉपर्टी को देख रेख करता है उसकी, और उसके संचालन की जिम्मेदारी मुतवल्ली की होती है सुचारू रूप से। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, यानी एक बार अगर किसी प्रॉपर्टी को, किसी वस्तु को आप अगर वक्फ कर देते हैं तो वो हमेशा के लिए वक्फ रहता है, उसको किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, उस पे कोई अपना मालिकाना हक नहीं जता सकता है। इस बात को आप उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी ज़मीन को वक्फ कर दिया और मेरे मरने के बाद मेरे बेटे में से या मेरे पोते में से या उनके वंशजों में से कोई अगर ये क्लेम करता है उस प्रॉपर्टी पर कि ये मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, मुझको वापस चाहिए, तो वो वापस नहीं होता है। वक्फ वापस नहीं होता है, वक्फ टूटता नहीं है। एक बार आप अगर किसी वस्तु को वक्फ कर देते हैं तो आप उस पर दोबारा अपना मालिकाना हक नहीं जता सकते हैं। हाँ, लेकिन एक तरीका ये ज़रूर होता है कि वक्फ अलल औलाद अगर किया जाए तो उस प्रॉपर्टी का मुतवल्ली उनकी औलाद में से कोई हो सकता है,
उनकी औलादों में से भी कोई हो सकता है, उनकी जनरेशन में पोता पड़पोता, नाती परनाती इस तरीके से हो सकता है, और उससे होने वाला मुनाफा में से वो भी मुनाफा रख सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें वक्फ से संबंधित कि वक्फ क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है, कब इसका गठन हुआ और इसके बारे में हम लोग क्या समझते हैं। इंडिया में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 का गठन किया। इसका उद्देश्य था वक्फ की गई प्रॉपर्टी का सुचारू रूप से संचालन करना, इसका प्रबंधन करना। तो दोस्तों इसके बाद 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, जिसके बाद दोस्तों 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद में एक बिल लेकर के आते हैं जो कि वक्फ बोर्ड एक्ट 1954 होता है। इसका भी उद्देश्य वक्फ की प्रॉपर्टी का सुचारू रूप से संचालन और व्यवस्थित संरचना करना था, और इसके लिए प्रत्येक राज्यों में एक स्टेट वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। इसके बाद दोस्तों वक्फ बोर्ड काउंसिल 1964 लाया गया, जिसका काम था स्टेट लेवल वक्फ बोर्ड का देख रेख करना और इसकी निगरानी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और वक्फ बोर्डों को सलाह देना इसके मैनेजमेंट को लेकर के कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करने की सलाह देना इसका काम था। इसके बाद दोस्तों साल 1995 में वक्फ बोर्ड में एक अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर इंक्रोचमेंट का मामला अधिक होने लगा। इस अमेंडमेंट में वक्फ बोर्ड को कुछ अधिकार दिए गए कि अगर वक्फ बोर्ड को ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, वक्फ की गई हुई प्रॉपर्टी है, तो वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी की जानकारी हासिल कर सकता है स्वयं और उस पे कार्रवाई के लिए वो उसे नोटिस दे सकता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, इस पे आप अतिक्रमण करके बैठे हुए हो। और अगर इसके बाद कोई विवाद होता है तो ये मामला ट्रिब्यूनल में जाएगा। ट्रिब्यूनल में इस बात का फैसला होगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, और ट्रिब्यूनल का जो सदस्य होगा वो दोस्तों वक्फ का हर कोई मुसलमान नहीं होगा, कोई मुस्लिम होने का प्रावधान बिल्कुल नहीं है। इस ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन होगा वो स्टेट जुडिशियल सर्विस का होगा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज या फिर सिविल जज ऑफ क्लास 1 ऑफिसर। और दोस्तों ये सभी स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी में होगा। दोस्तों इस ट्रिब्यूनल का जो दूसरा आदमी होगा वो होगा स्टेट सर्विस कमीशन का होना चाहिए। जैसे कि हर एक राज्य में स्टेट पीसीएस होता है, बंगाल में बंगाल पीसीएस होता है, बिहार में बीपीएससी होता है, यूपी में यूपी पीसीएस होता है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पीसीएस है। ठीक उसी तरह प्रत्येक राज्य में जो स्टेट पीसीएस ऑफिसर होता है, उस पीसीएस ऑफिसर में जो एसडीएम लेवल का ऑफिसर होगा वही हो सकता है इस ट्रिब्यूनल का दूसरा आदमी। दोस्तों इस ट्रिब्यूनल का जो तीसरा आदमी होगा वो होगा मुस्लिम लॉज का जानकार, जो मुस्लिम कानून को अच्छे तरीके से जानता और समझता है वो होगा। दोस्तों अब बात करते हैं जो विवादित कंट्रोवर्शियल इशू जो संसद में पेश किया गया है, वक्फ बोर्ड एक्ट 2024। दोस्तों इस अमेंडमेंट बिल में टोटल 44 प्रपोजल दिए गए हैं। एक तो ये कि इस बिल में वक्फ बोर्ड का नाम ही चेंज करने की बात की जा रही है। वक्फ बोर्ड का नाम चेंज करके यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट कर दिया जाएगा इसका नाम। दूसरा, वक्फ एक्ट 2024 में ऐसा कोई भी व्यक्ति वक्फ नहीं बना सकता है जब तक कि वो उस प्रॉपर्टी का वैध मालिकाना हक न रखता हो और ऐसी किसी भी संपत्ति को जो कि वो ट्रांसफर या समर्पित न करने में सक्षम हो। दोस्तों अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो प्रॉपर्टी जो संपत्ति कई सौ सालों से वक्फ की गई है उसका कागजात लोग कहाँ से लाएंगे? जो 200 साल 300 साल 400 साल पुरानी संपत्ति है, वक्फ की गई है, राजा महाराजाओं के द्वारा वक्फ की गई प्रॉपर्टी है, उसकी जो दस्तावेज है वो कागजात लोग कहाँ से लाएंगे?
तो क्या ऐसी परिस्थिति में सरकार ऐसी संपत्ति को जब्त करेगी, सरकारी घोषित करेगी, या वक्फ को दे देगी कि ठीक है ये वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी, चलो इसका अगर पेपर नहीं है तो? सीधी सी बात है, इसका मतलब ये है कि सरकार उस संपत्ति को जब्त करेगी। इस आधार पे, इस वजह से अगर इस प्रावधान को देखा जाए तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि वक्फ की जो आधा से ज़्यादा जो संपत्ति है, वक्फ की गई प्रॉपर्टी है, उस पर तो सरकार अपना अधिकार जमा के बैठ जाएगी और सरकार कहेगी कि ये सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति सरकारी है। साथियों, उदाहरण के लिए आप एक ऐसे समझ सकते हैं कि जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, उसके मुतवल्ली पार्टीशन के वक्त में पाकिस्तान चले गए और जो स्थानीय परिवार है जामा मस्जिद के पास का, जो पुरानी दिल्ली के स्थानीय लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो लोग उस मस्जिद के मुतवल्ली बन करके, उस वक्फ की गई प्रॉपर्टी के मुतवल्ली बन करके उस प्रॉपर्टी को चला रहे हैं। तो क्या सरकार ऐसी कंडीशन में प्रॉपर्टी को जब्त करेगी? क्या करेगी? क्या रास्ता है इसके आगे? तीसरा विवादित प्रावधान, जिसके अनुसार सरकारी संपत्ति जो कि वक्फ के रूप में आइडेंटिफाई या डिक्लेयर की गई है, इस अधिनियम के पहले और इसके बाद नहीं मानी जाएगी। इसका एग्जाम्पल दिल्ली की जामा मस्जिद, जो मैंने आपको अभी बताई इसके बारे में। चौथा 3C2, जो सरकार को निर्णय करने का अधिकार देता है कि कोई भी संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी वो सरकारी ज़मीन है या नहीं है। दोस्तों, इसे तय करने के लिए सरकार एक कलेक्टर को अपॉइंट करेगी जो इस बात की जांच करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या सरकार की प्रॉपर्टी है। अगला प्रावधान जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया जाता है कि स्टेट वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करें और साथ ही साथ कम से कम 2 महिला को भी शामिल करना अनिवार्य होगा। दोस्तों, अगला प्रपोजल है कि वक्फ बाय यूज़र को समाप्त कर दिया जाए। वक्फ बाय यूज़र क्या है? वो ये है कि अगर किसी संपत्ति पर, किसी ज़मीन पर 50 साल, 100 साल, 150 साल से अगर नमाज पढ़ी जा रही है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, तो वो स्वतः एक वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाती थी, मानी जाती है अब भी। लेकिन इस बिल के माध्यम से सरकार वक्फ की जो एक नई संरचना है, एक नई धारा लानी चाहती है कि वक्फ बाय यूज़र समाप्त कर दिया जाए। और इससे भी ज़्यादा, सबसे जो ज़्यादा जोर दिया जा रहा है दोस्तों, वो सेक्शन 40 पे दिया जा रहा है, जिसमें वक्फ को ये अधिकार दिया गया था कि अगर वक्फ को ये विश्वास होता है, उसको इस बात का कारण मौजूद है कि अगर कोई संपत्ति वक्फ की है, वक्फ की गई हुई प्रॉपर्टी है, तो वो उस पर अपना अधिकार बता सकता है, उस पर नोटिस बता सकता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। अतिक्रमण करने वालों के लिए ये चीज़ था, जो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं उससे रोकने के लिए वक्फ को ये अधिकार दिया गया था कि वक्फ के पास ये अधिकार होगा कि वो वक्फ की गई प्रॉपर्टी को वक्फ के माध्यम से क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 40 के अंतर्गत। लेकिन सेक्शन 40 को सबसे ज़्यादा जोर दे करके एबॉलिश किया जाने का प्रस्ताव है। इन सब प्रावधानों के बाद पार्लियामेंट में जब ये बिल पेश किया गया तो अपोजिशन पार्टी के द्वारा इसका विरोध किया गया और इस विरोध के बाद माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करने का फैसला लिया। दोस्तों, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन भी हो चुका है। इसमें लगभग 30 सदस्य हैं, जिसमें से 20 लोकसभा के हैं और 10 राज्यसभा से होंगे। तो दोस्तों, देखते हैं जेपीसी में क्या फैसला लिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।